नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। मैं अमित वर्मा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो गाइस, हम लोग को पता है कि पंजाब में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज आई हुई हैं तो सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में। तो गाइस, हम जो आज आपके लिए लेकर आए हैं ये प्रीवियस ईयर्स पेपर्स हैं जो पंजाब में कंडक्ट ऑलरेडी हो चुके हैं। तो बहुत जैसे कि आप सभी को पता है, पेपर्स में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो गाइज़, इसलिए हम लास्ट ईयर के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। आप इनको प्लीज़ हमारे साथ सॉल्व करिए। बाकी मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ अटैच करी हुई है, आप वहाँ से लिंक पीडीएफ का डाउनलोड कर सकते हैं और आप हमको इस लिंक पे फॉलो कर सकते हैं। ये हमारा यूट्यूब चैनल का लिंक है। और गाइज़, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। And you all guys can follow us on the Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, LinkedIn and Telegram। ये सारे लिंक आईडीज़ दी हुई हैं, आप उनको कहीं पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट पेपर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, सबसे पहले हम पेपर के बारे में थोड़ी सी नॉलेज ले लेते हैं। ये एक्चुअली 2 घंटे का पेपर होता है जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 मार्क्स का होता है। और सिविल इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग एंड इंग्लिश ये आपके पेपर्स में आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 होता है, जिसमें पार्ट 1 में 1 to 60 क्वेश्चंस होते हैं एंड पार्ट 2 में 61 to 100 क्वेश्चंस होते हैं। या मतलब 60% मार्क्स आपका सिविल इंजीनियरिंग का होता है एंड रेस्ट ऑफ द 40% आपका रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस एंड इंग्लिश में कंपाइल किया जाता है। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है ये, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये कुछ नोटिस हैं, आप यहाँ पे इनको पढ़ सकते हैं, क्या क्या जो चीज़ें आपको फॉलो करनी होती हैं वहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। तो गाइस, देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ रीइंफोर्समेंट कंक्रीट बीम इज कंसिडर्ड टू बी मेड ऑफ, यानी कि जो रीइंफोर्समेंट कंक्रीट बीम होती है वो क्या होती है? होमोजेनस मटेरियल है, हेट्रोजेनस मटेरियल है, कंपोजिट मटेरियल है या आइसोट्रोपिक मटेरियल है? सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, अगर ये मैं बीम का डायग्राम बनाऊँ, ये आपकी आरसीसी की बीम हो गई और ये आपके इसमें रेनफोर्समेंट बार्स हो गए जो हम प्रोवाइड करते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्या है, ये जो मटेरियल आप देख सकते हो कि ये स्टील प्लस कंक्रीट से बना हुआ है, स्टील प्लस कंक्रीट से बना हुआ है, यानी कि जिसमें दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग हैं। और जब दोनों ही कॉन्स्टिट्यूएंट्स अलग अलग होते हैं तो इस केस में जो एग्जांपल होता है, जो मटेरियल ये होता है हेट्रोजेनस मटेरियल। अब एग्जांपल में अगर हेट्रोजेनस मटेरियल के बताऊं तो आप कह सकते हो सॉइल, ऑयल प्लस वाटर, एक कह सकते हो ये हेट्रोजेनस का एग्जाम्पल है। रेस्ट ऑफ द केस में अगर हम होमोजेनस मटेरियल लें, होमोजेनस मटेरियल होता है होमो, मतलब होता है द वर्ड होमो इटसेल्फ सेज दैट इट मीन्स सेम, यानी कि जो उसमें मैटर प्रेजेंट होगा वो सेम मैटर ऑलमोस्ट प्रेजेंट होगा। जैसे कि हम कह सकते हैं, अगर हम एग्जांपल दें तो अल्कोहल प्लस वाटर का एग्जांपल हम दे करके बता सकते हैं कि दिस इज एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मटेरियल। तो भाई, ये होता है होमोजेनस मटेरियल एंड ये आपका है एग्जांपल हेट्रोजेनस मटेरियल का। यहाँ पे मिक्सचर मोस्टली यूनिफॉर्म नहीं होता और यहाँ पर मिक्सचर मोस्टली यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, हेट्रोजेनस में। तो आइए देखते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अ पीजोमेट्रिक ट्यूब इज़ यूज ओनली फॉर मेजरिंग। जो पीजोमीटर ट्यूब होता है ये आपका किस काम आता है? मॉडरेट प्रेशर मेजर करने के लिए, लो प्रेशर मेजर करने के लिए, वैक्यूम प्रेशर या हाई प्रेशर? पीजोमीटर बेसिकली जो आप एक मेजरिंग डिवाइस होती है जो आपका मॉडरेट प्रेशर मेजर करने के लिए यूज़ आता है, ठीक है। तो अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। द कर्वेचर ऑफ द अर्थ इज टेकन इनटू कंसिडरेशन इफ द लिमिट ऑफ द सर्वे इज। सबसे पहले तो जिस सर्वे में हम कर्वेचर ऑफ द अर्थ कंसिडर करते हैं वो कौन सा सर्वे होता है? भाई सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके मुझे बताओ कि ऐसा कौन सा सर्वे होता है जिसमें हम कर्वेचर ऑफ अर्थ को कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो उसका आंसर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताओ, ठीक है। तो अब देख लेते हैं, ऐसा अब जो इसमें लिमिट दी हुई है ये क्या लिमिट है? मतलब इट इज़ लेस दैन 250 किलोमीटर स्क्वायर या मोर दैन 250 किलोमीटर स्क्वायर या लेस दैन 100 किलोमीटर स्क्वायर या मोर दैन 100 किलोमीटर स्क्वायर? सो गाइस, दिस इज जो लिमिट होती है, दिस इज मोर दैन 250 किलोमीटर स्क्वायर एंड हेंस द करेक्ट आंसर इज थर्ड इज दैट इज ग्रेटर दैन more than 250 kilonewton per mm square is more than 250 kilometer square, not kilonewton, sorry, it's kilometer square, okay। फिर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब ग्रेनाइट भाई किसका एग्जाम्पल होता है? अब आपको पता है जैसे कुछ रॉक्स होते हैं, जैसे कि मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, सेडिमेंट्री रॉक हो गया, जैसे कि हम बता देते हैं आपको मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, फिर सेडिमेंट्री रॉक हो गया,
फिर आपका एक्वस रॉक हो गया। ये सारे रॉक्स आपको आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इग्नियस रॉक हो गया, ये मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड एक्वस रॉक। अगर मैं कुछ एग्जांपल मेटामॉर्फिक रॉक का बताऊँ तो मेटामॉर्फिक रॉक के कुछ एग्जांपल हो गए आपके जेनाइसिस, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है इसका जेनाइसिस प्लस क्वार्टजाइट इज एन एग्जांपल ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक। उसके बाद हम अगर एक्वस रॉक्स का यूज़ करें तो ये एक तरीके से सेडिमेंट्री रॉक्स होते हैं जो पानी में डिपॉजिट होते हैं। अब सेडिमेंट्री रॉक्स का अगर मैं एग्जांपल बताऊं तो यहाँ पे आप देख सकते हो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल, जैसे कि सैंडस्टोन हो गया, फिर लाइमस्टोन हो गया, फिर आपका शेल हो गया। तो ये सब ये आपके सेडिमेंट्री रॉक से एग्जांपल हैं। अब जो ग्रेनाइट है बेसिकली आपका, ये आपका इग्नियस रॉक होता है। ग्रेनाइट इज इग्नियस रॉक का एग्जांपल ले लो आप तो ग्रेनाइट। तो इससे हमें पता चलता है कि ग्रेनाइट किसका एग्जांपल है, इग्नियस रॉक का। हेंस सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी एंड डेल्टा एंड मीटर एंड बेस पीरियड बी इज गिवन बाय। अब भाई ये सभी को पता होगा और ऑलमोस्ट, तो ये मुझे ऐसा लगता नहीं है कि आपको याद दिलाने की जरूरत पड़ेगी। तो इसका करेक्ट आंसर ए होगा। तो गाइस ये आप लोग मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट कर सकते हो तो प्लीज़ करना। अब सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। द ओपन वेल्स आर ऑल्सो नोन एज। अब ओपन वेल्स को हम शैलो वेल्स भी कह सकते हैं या फिर डग वेल्स भी कहा जाता है। हेंस बोथ ए एंड सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द हेड क्वार्टर ऑफ इंडियन रोड कांग्रेस इज एट। जो इंडियन रोड कांग्रेस का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है, सिचुएटेड है। यानी कि ये जो हेड कांग्रेस है, जो हेड है इंडियन रोड कांग्रेस का, ये आपका न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ठीक है। आगे देखते हैं, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन अ ब्रिक मैसनरी इन विच ईच कोर्स कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इज कॉल्ड एज। भाई ईच बॉन्ड यानी कि हर एक बॉन्ड में ऑल्टरनेट कोर्स है, हेडर स्ट्रेचर का। तो ऐसे जब ईच कोर्स दिया हुआ है तो उस केस में आपका दिस इंडिकेट्स फ्लेमिश बॉन्ड, दिस इंडिकेट्स योर फ्लेमिश बॉन्ड। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं, यहाँ पे आप ये चीज़ एग्जांपल देख सकते हो, फ्लेमिश बॉन्ड का एग्जांपल। ठीक है, यहाँ मैंने आपको सारे एग्जांपल बता दिए हैं, सभी प्रकार के जितने भी आपके एग्जांपल्स हैं यहाँ पे आप ये देख सकते हैं इस फोटो में। टाइप्स ऑफ बॉन्ड, जैसे ये आपका स्ट्रेचर बॉन्ड है, ये आपका हेडर बॉन्ड है। स्ट्रेचर बॉन्ड में आप देख सकते हो हर एक लेयर में स्ट्रेचर लगा हुआ है। हेडर बॉन्ड में देख सकते हो आप हर एक लेयर में हेडर बॉन्ड्स का इस्तेमाल किया हुआ है। इंग्लिश बॉन्ड में आप देख सकते हो सबसे पहली जो लेयर है ये स्ट्रेचर बॉन्ड की है, सेकेंड लेयर हेडर बॉन्ड की है, फिर आपका स्ट्रेचर बॉन्ड, फिर आपका हेडर बॉन्ड, फिर आपका स्ट्रेचर बॉन्ड। यानी कि ऑल्टरनेट लेयर्स में आपके हेडर स्ट्रेचर्स अटैच करे गए हैं। बट फ्लेमिश बॉन्ड में आप देख सकते हो कि ईच कोर्स में यानी कि हर एक कोर्स में ऑल्टरनेट हेडर है, स्ट्रेचर है, हेडर है, स्ट्रेचर है, हेडर है, स्ट्रेचर है। फिर आप देख सकते हो हेडर है, स्ट्रेचर, हेडर है, स्ट्रेचर। तो इस तरीके से ये आपका फ्लेमिश बॉन्ड है। तो यानी कि गाइस आपने देखा यहाँ पे कि जिस तरीके से फ्लेमिश बॉन्ड में आपका इसमें सारे बॉन्ड्स मैंने इसमें आपको बता दिए कि इंग्लिश बॉन्ड क्या है, फ्लेमिश बॉन्ड क्या है, हेडर बॉन्ड एंड स्ट्रेचर बॉन्ड। हमने सभी बॉन्ड यहाँ पर डिस्कस कर लिए। इस तरीके से आप चाहो तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी आपके ऊपर है। ठीक है, तो गाइस इसका यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि फ्लेमिश बॉन्ड में अगर ईच कोर्स में आपका हर एक कोर्स में हेडर स्ट्रेचर और रहता है ऑल्टरनेट, हेंस बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। जैसे कि यहाँ मैंने ये बनाया था, मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो ये हेडर हो गया, ये स्ट्रेचर हो गया, फिर ये हेडर हो गया, अगेन स्ट्रेचर, हेडर, स्ट्रेचर, हेडर। इस तरीके से ये चीज़ रहती है। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एफ्लोरेसेंस इन सीमेंट कॉज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ। अब एफ्लोरेसेंस क्या होता है सीमेंट में, अगर मैं आपको फोटो के द्वारा दिखाना चाहूँ तो ये आप देख सकते हो इस तरीके से। ये आपकी यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ जब सीमेंट का जब ब्रिक वर्क होता है तो ब्रिक वर्क में आप देख सकते हो गाइस कि किस तरीके से वाइट पैचेस से आ जाते हैं। ये होता है बेसिकली प्रेजेंस ऑफ एल्कलीज के कारण, बेसिकली एल्कलीज के कारण होता है। तो जो एल्कली जो होती है वो आपके ब्रिक के सरफेस पर आ जाती है। तो ये ये जो वाइट सा पाउडर टाइप आपको दिख रहा है तो ये आपका एफ्लोरेसेंस होता है, इसी को हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस। हेंस ये आपका एल्कली के कारण होता है, प्रेजेंट इन ड्यू टू एक्सेस ऑफ एल्कलीज। हेंस ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
अगला देखते हैं, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ अ कॉलम विद वन एंड इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन एंड पार्शियली रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन एट द अदर एंड इज। यानी कि अगर हम यहाँ पे भी देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट एंड कंडीशंस हैं। तो यहाँ मैंने डिफरेंट एंड कंडीशंस डिस्कस करी हुई हैं। यहाँ पे मैंने डिफरेंट एंड कंडीशंस आप देख सकते हो, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट बोथ द एंड्स, तो आपका इफेक्टिव लेंथ हो जाएगा 0.6 L, और इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ द एंड्स एंड रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट वन एंड, तो ये आपका हो गया 0.85 L। और यहाँ पे आप देख सकते हो इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एट बोथ द एंड्स बट नॉट रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन यानी कि L। और फोर्थ पॉइंट भी आप देख सकते हो, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन एंड रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट वन एंड एंड एट द अदर एंड एंड इफेक्टिवली रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, या तो यहाँ भी आपका इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू L ही आएगी। और फिर लास्ट फिफ्थ पॉइंट आप देख सकते हो, इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन एट वन एंड एंड अदर एंड बी पार्शियली रिस्ट्रेन्ड इन डायरेक्शन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन। तो यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल हो गया फिफ्थ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो करेक्ट आंसर विल बी 1.5। इसका आंसर क्या था, दिस वाज 1.5 L, तो हेंस करेक्ट आंसर अपना क्या हो गया 1.5 L इज द राइट आंसर। अब उसका देखते हैं 11th क्वेश्चन, द साइज ऑफ स्टेप कॉमनली अडॉप्टेड फॉर रेजिडेंशियल बिल्डिंग। रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हम जो साइज स्टेयरकेस का साइज अडॉप्ट करते हैं, अब यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने लिख दिया था कि अगर पब्लिक बिल्डिंग है तो 27x15 से लेकर के 30x14 के बीच में वैरी करेगा, और अगर रेजिडेंशियल बिल्डिंग है तो ये 25x16 इसमें रखा जाता है। हेंस ये आपको सेंटीमीटर में, तो उसको जब mm में कन्वर्ट करोगे तो 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इट विल बी 250x160 mm। हेंस ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, अकॉर्डिंग टू इंडियन रोड कांग्रेस द मैक्सिमम विड्थ ऑफ द रोड ऑफ व्हीकल इज। मैक्सिमम विड्थ रोड की कितनी होती है, इट इज़ 2.25 मीटर। हेंस ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द मेन एडवांटेज ऑफ प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन इज। बेसिकली सुपर एलिवेशन क्या होता है कि जब कभी भी रोड को हम इस तरीके से एंड में आप देखते हो कि उठा देते हैं, ठीक है, तो ये चीज़ आपकी जो ई है, दिस इज व्हाट है सुपर एलिवेशन। ये हमने रोड को हल्का सा उठा दिया आउटर एज की तरफ। तो अब इसका मेन एडवांटेज क्या होता है, इसका मेन एडवांटेज होता है स्टेबिलिटी, फास्ट मूविंग व्हीकल्स की स्टेबिलिटी बढ़ाना एंड डिक्रीज द इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेसेस ऑन द फाउंडेशन, यानी कि फाउंडेशन पे इंटेंसिटी को डिक्रीज कराना। हेंस दोनों ही इज द करेक्ट, दोनों ही इसके राइट आंसर हैं। तो यानी कि ए और बी बोथ आर करेक्ट, ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है। हेंस डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई फॉर माइल्ड स्टील इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू। अब माइल्ड स्टील के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है, दिस इज इक्वल टू 210 kN/mm²। हेंस सी इज द राइट आंसर। अगला देखते हैं, अ कॉलम दैट फेल्स ड्यू टू डायरेक्ट स्ट्रेसेस। ऐसा कॉलम जो डायरेक्ट स्ट्रेस के कारण फेल होता है वो कहलाता है शॉर्ट कॉलम, ठीक है। और एक लॉन्ग कॉलम होता है जो बकलिंग में फेल होता है। अब बकलिंग क्या होती है, अब जैसे कि आपका ये कॉलम हो गया, अगर ये कॉलम है, इसमें अगर हमने इस तरीके से लोड लगाया तो ये कॉलम पे लॉन्ग, और ये लॉन्ग कॉलम है, ठीक है, तो इस तरीके से कॉलम जो है बकल कर जाता है, मुड़ जाता है, ठीक है। तो ये हमारी कहलाती है बकलिंग प्रॉब्लम। दिस इज़ द बकलिंग प्रॉब्लम, और ये आपकी हमेशा लॉन्ग कॉलम में ही अकर करेगी, शॉर्ट कॉलम में ये अकर नहीं करेगी। बट यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रेसेस के कारण कौन सा कॉलम फेल होता है ये चीज़ पूछी गई है, तो डायरेक्ट स्ट्रेसेस के कारण आपका शॉर्ट कॉलम हमेशा फेल करता है, ठीक है। 16 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेंट इज हाईली रेजिस्टेंट टू फायर। ऐसा कौन सा पेंट जो हाईली रेजिस्टेंट टू फायर, दैट इज एस्बेस्टॉस पेंट इज हाईली रेजिस्टेंट टू फायर। नेक्स्ट देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ गुड बिल्डिंग स्टोन इज वन विच डज नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन 5% ऑफ द वाटर आफ्टर 24 आवर्स ऑफ आफ्टर 24 आवर्स इमर्शन। यानी कि गुड बिल्डिंग स्टोन वो होता है जो आपका 5% जो है पानी एब्जॉर्ब कर ना करे, ठीक है, उसके बाद उसकी ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ना करे, तो 5% से 5% से ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब ना करे। हेंस ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं 18 क्वेश्चन, द थिकनेस ऑफ रोड सरफेसिंग डिपेंड्स अपॉन द। अब रोड की जो सरफेसिंग रोड सरफेसिंग थिकनेस होती है किस चीज़ पे डिपेंड करती है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये टाइप ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करेगी एंड इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक दोनों पर ही डिपेंड करेगी। सो गाइस डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 19 देखते हैं, रिवेटेड जॉइंट में फेल बाय। रिवेटेड जॉइंट कैसे फेल करता है,
दिस रिवेटेड जॉइंट में फेल बाय shearing of stresses, tearing of plate across the row of rivets, tearing of the plate of at any edge या any of these. Hence D is the right answer, यानी कि any of the these, यानी कि कहीं पे किसी भी उसमें ये फेल कर सकता है. शेयरिंग में भी फेल कर सकता है, टीयरिंग में भी फेल कर सकता है, एंड टीयरिंग ऑफ प्लेट अक्रॉस द रो ऑफ रिवर्स, और या फिर टीयरिंग ऑफ द प्लेट एट द एज, दोनों पर ही ये फेल कर सकता है. हेंस डी इज़ द राइट आंसर इस क्वेश्चन का. अगला देखते हैं 20th क्वेश्चन. When 1 centimeter on a map scale represents 10 meter on the ground, the representative fraction for the scale is, यानी कि representative fraction scale क्या होता है. जब कभी भी representative fraction हम लेते हैं तो representative fraction is nothing, RF is nothing but it is equal to, जो आप जैसे कि आपका 1 सेंटीमीटर ऑन मैप, जो स्केल आपका मैप पे दे रखा है 1 सेंटीमीटर ऑन मैप एंड 10 मीटर ऑन ग्राउंड, 1 सेंटीमीटर ऑन मैप एंड 10 मीटर ऑन ग्राउंड, बट ये दोनों यूनिट्स आपकी सेम होनी चाहिए. तो अगर हम सेंटीमीटर में लें तो इट्स 1 सेंटीमीटर अपॉन 10 इंटू 100 सेंटीमीटर. तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन विल बी व्हाट, अप्रॉक्सीमेटली 1 अपॉन 1000. तो गाइस राइट आंसर विल बी सी, विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगला देखते हैं. द कॉमनली यूज लाइम इन वाइट वॉशिंग इज, वाइट वॉशिंग में जो हम कॉमनली वाइट वॉशिंग में जो कॉमनली लाइन यूज़ करते हैं दैट इज़ फैट लाइन. हेंस ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगला देखते हैं. मीन सी लेवल फॉर इंडिया इज़, जो मीन सी लेवल इंडिया का है ये हम MSL एट बॉम्बे मेजर करते हैं, तो ये आपको सभी को पता होगा. प्रेजेंस ऑफ दैट डैश कॉजेस रेड कलर इन वाटर. अब भाई पानी में रेड कलर किसके प्रेजेंस के कारण होता है ये आप सभी को पता होगा. ये गाइस आप इस क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या है, क्या होगा. ठीक है. उसके बाद 24 देखते हैं. द रेल गेज इज डिस्टेंस बिटवीन द, रेल गेज बेसिकली क्या होता है, अगर ये हमारी रेल है, एक रेल ये हो गई एंड दिस इज ऑल्सो अवर सेकेंड रेल, तो जो इनर फेसेस के बीच में जो डिस्टेंस होता है, ये जो इनर फेसेस के बीच में डिस्टेंस हुआ ये आपका कहलाता है रेल गेज. दिस इज कॉल्ड एज रेल. अब ये बहुत से टाइप के होते हैं, ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज. तो यहाँ पे तो कि रेल गेज क्या है, बेसिकली द गेज ऑफ अ रेलवे ट्रैक इज डिफाइंड एज द क्लियर मिनिमम परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस बिटवीन द इनर फेसेस ऑफ द टू रेल्स, यानी कि दो रेल के बीच की जो दूरी होती है दैट इज नोन एज व्हाट इज गेज. तो इसको हम कहते हैं गेज. और डिफरेंट टाइप्स के गेजेस यहाँ पर होते हैं, जैसे ब्रॉड गेज हो गया, स्टैंडर्ड गेज हो गया, एंड मीटर गेज हो गया, एंड नैरो गेज हो गया. तो ये 4 टाइप्स के गेज होते हैं जो आप गाइस यहाँ पर देख सकते हैं. और जैसे कि आप देख सकते हो कि ब्रॉड गेज में 1676 mm होता है या 1524 mm के बीच में वैल्यू होती है. स्टैंडर्ड गेज की 1435 से लेकर के 1451 तक वैल्यू होती है. एंड मीटर गेज की 1067 mm से 915 mm की वैल्यू होती है. एंड नैरो गेज की वैल्यू आपकी 762 mm से 610 mm के बीच में होती है. तो ये गाइस सारे रेल गेजेस हैं जो मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं. तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि गेज मैंने जैसा आपको बताया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है बिटवीन टू वैल्यूज़. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है. ठीक है. तो आइए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. तो ये तो बेसिकली तो रेल गेज हो गया, क्या हो गया, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द रनिंग फेसेस ऑफ द रेल. हेंस बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. फिर अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25. अ क्वीन पोस्ट ट्रस इज कॉमनली यूज फॉर स्पैन. जो क्वीन पोस्ट ट्रस होता है दैट इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर 8 मीटर टू 12 मीटर है. दैट इज डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है. अब हम लोग नेक्स्ट बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. दैट इज क्वेश्चन नंबर 26. तो यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर हाईली लोडेड कॉलम द कॉन्क्रीट मिक्स ऑफ ग्रेड इज यूज्ड ऑफ, यानी कि अगर हाईली लोडेड कॉलम है तो हम किस ग्रेड की कॉन्क्रीट का इस्तेमाल करेंगे. तो यहाँ पर जो हम इस्तेमाल करेंगे दैट विल बी ऑफ M25 ग्रेड कॉन्क्रीट. ठीक है. अब बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, भाई सब लोग इस क्वेश्चन का आंसर पता होगा सभी को, तो सब लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर कमेंट करो मेरे बोलने से पहले. वैसे बेंडिंग इक्वेशन क्या होती है, M/I इज इक्वल टू E/R इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन वाई. तो मैंने आपको बेंडिंग इक्वेशन बता दिए. तो आप लोग गाइस कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि क्या इसका आंसर होना चाहिए. ठीक है. तो गाइस और प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, बिल्कुल भी मत भूलना. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट इज एक्सपेक्टेड टू हैव द हाईएस्ट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आफ्टर 3 डेज, यानी कि 3 डेज के बाद सबसे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हाईएस्ट किसकी होती है? तो यहाँ पे ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट दिया हुआ है, हाई एल्यूमिना सीमेंट दिया हुआ है, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट दिया हुआ है, पोर्टलैंड सीमेंट दिया हुआ है। सो गाइस 3 डेज के बाद जो सबसे हाईएस्ट स्ट्रेंथ होती है दैट इज ऑफ हाई एल्यूमिना सीमेंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29th, यूजिंग द अनवेंस फार्मूला द नॉमिनल डायमीटर ऑफ रिवेट। ये आपको पता होगा कि जो नॉमिनल डायमीटर होता है रिवेट का, जो नॉमिनल डायमीटर होता है ये हम किससे फाइंड आउट करते हैं? बेसिकली में ये हम फाइंड आउट करते हैं d इज इक्वल टू 6√t से, ठीक है। हेंस यहाँ पर 29 का b इज राइट आंसर, दैट इज b 19 b इज इक्वल टू d इज इक्वल टू 6√t इज द राइट आंसर, हेंस b इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगला देखते हैं, हाई स्टेबिलिटी ऑफ वाटर कैन बी डिटरमाइंड बाय। अगर पानी की हाई स्टेबिलिटी है तो हम उसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? दैट विल बी डिटरमाइंड बाय जैक्सन स्टेबिलिटी मीटर टेस्ट। तो ये गाइस टेस्ट होता है जिसमें कि आप डिटरमाइन करते हो कि हाई स्टेबिलिटी वाटर की स्टेबिलिटी कितनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि एक यहाँ पे वाटर होता है और यहाँ पे आप फ्लेम बंद कराते हो और फिर यहाँ पे ऐसे आप देखते हो कि कहाँ पर आपको जो है विजिबल है नेकेड आई से, ठीक है। तो इस तरीके से आपका स्टेबिलिटी जैक्सन स्टेबिलिटी मीटर टेस्ट कंडक्ट होता है। अब 31 क्वेश्चन देखते हैं, ऑन एन एवरेज डोमेस्टिक कंजम्पशन अंडर नॉर्मल कंडीशंस इन इंडियन सिटी एज पर IS 1172/1971 इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड। ये आपका ऑलमोस्ट अबाउट 135 लीटर्स पर डे पर पर्सन होता है, ठीक है। ये याद रखना, एक इंसान एक दिन में 135 लीटर पर डे पानी कंज्यूम करता है, ऐसा हम मान के चलते हैं डिज़ाइनिंग के दौरान। जब कभी भी हमको डिज़ाइन करना रहता है वाटर स्टोरेज स्ट्रक्चर्स को, जब हम डिज़ाइन करते हैं जैसे वाटर टैंक हो गया, तो इन सब को लेकर जब हम डिज़ाइन करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि एक इंसान एक दिन में 135 लीटर पानी इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट लेते हैं 32nd क्वेश्चन, पोरोसिटी। पोरोसिटी क्या होती है? पोरोसिटी इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, हेंस B is the right answer for this question. Porosity is volume of void upon total volume is the right answer. अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द परमिसिबल pH वैल्यूज ऑफ पब्लिक वाटर सप्लाईज इज इन द रेंज ऑफ। अब जो परमिसिबल pH वैल्यू होती है ये बेसिकली कितनी होती है? ये आपकी होती है 6.5 से 8.5 के बीच में, हेंस B इज द राइट आंसर। 6.6 से लेकर के 8.5 के बीच में ये वैल्यू होती है, ठीक है। अब 33 हो गया 33rd क्वेश्चन। अब नेक्स्ट 34th क्वेश्चन देखते हैं, वाटर हैमर प्रेशर कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। वाटर हैमर प्रेशर कैसे हम रिड्यूस कर सकते हैं? इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग स्लो क्लोजिंग वाल्व। स्लो क्लोजिंग वाल्व्स के यूज़ करके हम वाटर हैमर प्रेशर को रिड्यूस कर सकते हैं। सो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो गाइज अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन एट विच बॉडी जस्ट बिगिंस टू स्लाइड डाउन। अब ऐसा एंगल जिस एंगल पे बॉडी जस्ट बिगिन करती है स्लाइड डाउन के लिए, तो ऐसा एंगल कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये हम आप लोगों ने शायद 10th 12th में पढ़ा होगा। तो इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन, इज द हेंस ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं 36, द साइज ऑफ द स्टैंडर्ड ब्रेक। अब भाई स्टैंडर्ड ब्रेक का साइज़ कितना होता है ये सभी को मोस्टली पता होना चाहिए अगर आप इंजीनियर हैं, लेकिन मैं बता देता हूँ। द स्टैंडर्ड साइज इज अप्रॉक्सीमेटली 19 × 90 190 × 90 × 90 mm। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका स्टैंडर्ड साइज़ होता है। और अगर नॉमिनल साइज़ पूछता है तो इसमें हम आपका 200 × 10 × 10 साइज़ रहता है, ठीक है। अब देख लेते हैं 37 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, द प्रिपरेशन ऑफ द सर्फेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एजेस और टू ऑब्टेन स्टोन्स ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड शेप इज नोन एज। अब रिक्वायर्ड साइज एंड शेप है तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं दिस इज कॉल्ड एज ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। अब ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स क्या, बेसिकली हम क्या करते हैं इसमें स्टोन के सर्फेस को प्रिपेयर करते हैं टू ऑब्टेन एजेस और टू स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइज, यानी कि स्टोन जो रिक्वायर्ड साइज हम स्टोन का वो ऑब्टेन करने के लिए एंड स्टोन को सरफेस स्मूथ करने के लिए, ठीक है, प्लेन एजेस करने के लिए हम स्टोन की ड्रेसिंग करते हैं। उसके बाद 38 क्वेश्चन देखते हैं। 38 नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द मॉइस्चर कंटेंट इन अ वेल
सीजन टिम्बर इज, वेल सीजन टिम्बर है तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है, तो इस केस में गाइस दैट दिस वैल्यू इज अबाउट 10 to 12%। अगर वेल सीजन टिम्बर है तो उसमें आपका मॉइस्चर कंटेंट कितना होगा, 10 to 12% विल बी द मॉइस्चर कंटेंट। अब नेक्स्ट देखते हैं द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। पोर्टलैंड सीमेंट के मेन इंग्रेडिएंट्स कौन से होते हैं, दैट इज लाइम एंड सिलिका आर द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। ये आपको पता होना चाहिए, मेन इंग्रेडिएंट्स सभी को मुंह जुबानी याद होने चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं 40th क्वेश्चन, द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर IS स्पेसिफिकेशन शुड नॉट बी लेस दैन। जो इनिशियल सेटिंग टाइम होता है, दिस इज इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, दिस इज इक्वल टू 30 मिनट्स एंड 10 आवर्स इज द मैक्सिमम। फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है 10 आवर्स होता है पोर्टलैंड सीमेंट के लिए, ठीक है। 41 देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर स्टोरेज स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। जब हम सीमेंट को स्टोर करते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज करने लगती है, ये आपको याद पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्लम रिकमेंडेड फॉर मास कॉन्क्रीट इज अबाउट। अब अगर मास कॉन्क्रीटिंग हो रही है तो उसके लिए स्लम कितना रिकमेंड किया जाएगा, ये आप यहाँ पर देख सकते हो, मैंने चार्ट में मेंशन किया हुआ है। यहाँ पे जिस तरीके से आपको दिख रहा है कि चार्ट में अलग अलग वैल्यूज़ दी हुई हैं और अलग अलग स्लम की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मास कॉन्क्रीटिंग में 25 to 50 mm का ही इस्तेमाल करते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के शेयर कर सकते हो, अपने पास रख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। दैट इज़ तो हेंस ये तो स्लम कॉन्क्रीट रहते हैं बेसिकली मास कॉन्क्रीट के लिए ये आपका रहता है अबाउट 25 mm to 50 mm इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील इज अबाउट, कितना होता है द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ स्ट्रक्चरल स्टील कितनी होती है, दिस इज अबाउट 420 Nm/mm²। उसके बाद देखते हैं द व्हीकल यूज इन केस ऑफ ऑयल पेंट्स इज यूजुअली। जो व्हीकल यूज़ कर रहे हैं इन केस ऑफ ऑयल पेंट्स वो क्या है, लिंसीड ऑयल है, वार्निश है, वाटर है, क्या है, दिस इज इक्वल टू ए, दैट इज़ ये आपकी लिंसीड ऑयल होती है, दैट इज़ ए। व्हीकल जो यूज़ होता है ऑयल पेंट्स में ये आपका लिंसीड ऑयल का इस्तेमाल होता है। 45 देख लेते हैं द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रोवाइडेड इन ब्रिक मशीनरी फॉर कैरिंग हैवी लोड्स। हैवी लोड्स कैरी करने के लिए हम कौन सा बॉन्ड यूज़ करते हैं, फॉर कैरिंग हैवी लोड्स वी यूज़ इंग्लिश बॉन्ड का इस्तेमाल किया जाता है हैवी लोड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द टाइप ऑफ फुटिंग विच इज़ यूज्ड टू ट्रांसमिट हैवी लोड्स थ्रू स्टील कॉलम्स। अब स्टील कॉलम्स के थ्रू हैवी लोड्स ट्रांसफ़र करने के लिए वी नीड अ ग्रिलेज फाउंडेशन, ठीक है। तो हैंस बी इज़ द राइट आंसर। ग्रिलेज फाउंडेशन का इस्तेमाल ही किया जाता है कि हम हैवी लोड को ट्रांसमिट कर सकें। अब ग्रिलेज फाउंडेशन कुछ इस तरीके से होता है कि हम उसमें डिफरेंट अलग अलग मेंबर्स अलग अलग परपेंडिकुलर मेंबर्स को ज्वाइन करते हैं एक साथ, ठीक है। तो इसमें परपेंडिकुलरली मेंबर्स ज्वाइन होते हैं तो इससे जो बेस होता है बहुत ही ज़्यादा थिक बन जाता है। तो बेसिकली यही कहलाता है ग्रिलेज फाउंडेशन। तो यहाँ पर उसको इस तरीके से फुटिंग यहाँ पर बन जाती है। तो इस 47 क्वेश्चन देखते हैं द बियरिंग कैपेसिटी ऑफ अ वाटर लॉक्ड सॉइल कैन बी इम्प्रूव बाय। अगर हमको बियरिंग कैपेसिटी वाटर लॉक सॉइल की इंप्रूव करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी कैन इम्प्रूव दिस बाय ड्रेनिंग द सॉइल, हेंस बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला 48 देखते हैं द टाइप ऑफ रूफ सूटेबल इन प्लेन्स वेयर रेनफॉल इज मैग्रे एंड टेम्परेचर इज हाई। अब ऐसा कौन सा टाइप ऑफ रूफ कौन सी होती है जहाँ पे रेनफॉल मैग्रे होती है एंड टेम्परेचर इज हाई, हेंस दिस आंसर इज फ्लैट रूफ इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। 49 देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ एस्टिमेट इज यूज्ड इन सिविल इंजीनियरिंग। अब कौन सा एस्टिमेट हम सिविल इंजीनियरिंग में इस्तेमाल करते हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट, प्लेन्थ एरिया एस्टिमेट या डिटेल्ड एस्टिमेट। हम यहाँ पर सभी प्रकार के एस्टिमेट्स का यूज़ करते हैं, हेंस डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अगला देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग फ्रॉम होल टू पार्ट इन सर्वे इज़ बिकॉज। हम सर्वे में होल टू पार्ट प्रिंसिपल का इस्तेमाल क्यों करते हैं, सभी को आंसर पता होगा भाई। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर इसको कमेंट करना, मेरे साथ साथ आप लोग भी पढ़ते चलो और थोड़ा सा इंगेज रहता है ऑडियंस तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो आप लोग जो मैं आंसर्स बोल रहा हूँ वो प्लीज़ कुछ कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और मेरे साथ साथ आगे पढ़ते रहो। फिर अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाया आपके लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं
इफ़ अ स्टाफ इज़ नॉट हेल्ड वर्टिकल एट अ लेवलिंग स्टेशन, अगर हम स्टाफ को वर्टिकली हेल्ड नहीं करते हैं, द रिड्यूस लेवल कैलकुलेटेड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन वुड बी, तो जो रिड्यूस लेवल जो ऑब्जर्वेशन से जो कैलकुलेट होगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली विल बी लेस दैन द ट्रू लेवल, दैट इज इट विल बी लेस दैन द ट्रू RL. RL is what? Reduced level. So it will be always be less than true RL. Hence guys 51 में C is the right answer for this question. अगला देखते हैं, the type of surveying which requires least office work, जिसमें ऐसा सर्वे जहाँ पे least office work होता है, that is simply what is called as plain table survey. Hence C is the right answer. अगला देखते हैं, द रेशियो ऑफ टेंसाइल टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट. अब रेशियो ऑफ टेंसाइल टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट की जो होती है दैट इज इक्वल टू 0.1. कॉन्टूर और कॉन्टूर लाइंस आर द इमेजिनरी लाइंस. अब कॉन्टूर लाइंस और कॉन्टूर इमेजिनरी लाइंस क्या होती हैं? दीज आर द पॉइंट्स जॉइनिंग इक्वल एलिवेशन ऑन द ग्राउंड. तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हो, अब इक्वल एलिवेशन ऑन द ग्राउंड को ज्वाइन करती है जो लाइन, उसे हम कहते हैं कॉन्टूर लाइन. हेंस सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट 55 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट वुड यू रिकमेंड टू बी प्रिपेयर्ड द बेस ऑफ फाउंडेशन फॉर अ मैसनरी वॉल. अब अगर मैसनरी वॉल का बेस बन रहा है तो हम उसमें इस्तेमाल करते हैं किस ग्रेड का इस्तेमाल किया जाता है इसमें हम M7.5. सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नॉमिनल मिक्सचर मैक्सिमम साइज ऑफ कंक्रीट एग्रीगेट. जो नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट का होता है, कंक्रीट एग्रीगेट का, इन reinforcement concrete is limited to, this is limited to 1/4 the minimum thickness of member. Hence A is the right answer for this question. ठीक है, तो ये जो मैक्सिमम साइज होता है कंक्रीट एग्रीगेट का, ये 1/4 ऑफ द मिनिमम थिकनेस ऑफ मेंबर होता है. ठीक है, अगला देखते हैं, a beam is likely to have maximum crack width at failure when designed by. अब मैक्सिमम क्रैक विड्थ फेलियर पे होगा जब हम डिज़ाइन करेंगे अल्टीमेट लोड मेथड से. हेंस बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर शुड हैव मैक्सिमम कवर. इनमें से किस मेंबर को मैक्सिमम कवर होना चाहिए? हेंस मैक्सिमम कवर शुड बी प्रोवाइडेड फॉर कॉलम पार्टली सबमर्ज्ड इन सी वाटर. जो कॉलम पार्टली सी वाटर में सबमर्ज होते हैं उनको हमें मैक्सिमम कवर प्रोवाइड करना चाहिए. ठीक है, अब मैक्सिमम कवर क्या है? बेसिकली अगर ये आपका कॉलम हो गया, अगर ये आपका कॉलम है एंड यहाँ पर ये आपकी बार्स पड़ी हुई हैं कॉलम की, ठीक है, जो हमने रेनफोर्समेंट बार्स कॉलम में प्रोवाइड करी हैं कुछ इस तरीके से. यहाँ से जो एज से ये जो डिस्टेंस है इसके सेंटर का, ये आपका हो गया कवर, ये आपका हो गया कवर. हेंस जब कभी भी आपका पार्शली सबमर्ज केस आएगा सी वाटर में, वहाँ पर आपको ये कवर ज़्यादा होगा. हेंस सी इज़ द राइट आंसर. अगला देखते हैं 59 क्वेश्चन, एज कम्पेयर टू फील्ड रिवेट्स द शॉप रिवेट्स आर. जब फील्ड रिवेट के कंपैरिजन में शॉप रिवेट्स जो होती हैं ये आपकी स्ट्रॉन्गर होती हैं. ठीक है, फील्ड रिवेट्स स्ट्रॉन्गर होती हैं एज कम्पेयर टू शॉप रिवेट्स. ठीक है, आगे देखते हैं, केबल्स में बी यूज्ड इफेक्टिवली फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स. अब जो केबल्स का हम इस्तेमाल करते हैं ये किसके लिए यूज़ होता है? तो बेसिकली केबल्स आर यूज़ फॉर चिमनी के लिए यूज़ होता है, या फिर सस्पेंडेड रूफ के लिए यूज़ होता है, या ब्रिज के लिए यूज़ होता है. तो यहाँ पे गाइस आप देख सकते हो कि जो आपका केबल्स यूज़ होता है किसी के लिए भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट इज़ चाहे चिमनी हो, चाहे सस्पेंडेड ब्रिज हो, चाहे आपका और कोई भी हो, चाहे रूफ सस्पेंडेड रूफ हो, तो हम किसी के लिए भी इसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं. ठीक है, तो गाइस दिस इज़ द राइट आंसर, दैट इज़ द करेक्ट आंसर इज डी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो अब अगला देखते हैं गाइस. अब आई थिंक दिस इज व्हाट ऑल अबाउट सिविल इंजीनियरिंग. फिर आपका जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आ जाते हैं, इसको हम बाद में कवर अप करते हैं, इसको हम बाद में कवर अप करेंगे. और फिर उसके बाद हम देख लेते हैं कि कंप्लीट वीडियो हमने देख लिया. मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ सारे जितने भी हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो रोक करके स्लो मोशन में क्वेश्चंस को देख सकते हैं. ठीक है, ये इंग्लिश के क्वेश्चंस हैं, ये जो आप देख सकते हो. एक बार ओवरव्यू ले लीजिए इन क्वेश्चंस का, फिर इनको हम बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे. ठीक है, सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको अच्छा लगे तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा चैनल को. थैंक यू, थैंक्स अ लॉट.